हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, सोल के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी का 28 अगस्त को या फिर फर्दर वे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का सेकंड सेमेस्टर में बीए पॉलिटिकल साइंस में जो प्रोग्राम का कोर्स है उन सभी के पास में और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उन सभी के पास में। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पक्का पक्का पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। तो हमने वैसे तो प्रीवियस वीडियोस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में बात कर ली है और इसीलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जैसी भी वीडियोस रहेगी, ये कितनी लॉन्ग रहेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि ये मिनिमम 1 घंटे की वीडियो तो आप सभी के लिए रहेगी, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आप सभी के कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले न्यायपालिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत में 4 प्रकार के न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में नाम है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, जिला न्यायालय जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय जो कि हमारे 2 तरह के मामलों की सुनवाई करती है, एक फौजदारी और दूसरा दीवानी। दीवानी मामले वो होते हैं जो धन संपत्ति या वित्त से संबंधित होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो देश में पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 में इसका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। आप सभी को याद रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय अगर हम देखें तो इसका प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम में तथा जनता के पुनर्अवलोकन यानी जनता का जो न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की और इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या निर्णय ले सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात होती है, आप सभी को ये पहले क्लियर होना चाहिए। और ये अब हम डायरेक्टली उन क्वेश्चनों पे डील करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में 31 जो है वो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 31 न्यायाधीश है। और एक होता है इसमें मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। एक मुख्य है और 30 अन्य, इस तरीके से 31 न्यायाधीश है। अब न्यायाधीश बनने की बात करें तो अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है कि भाई जिस व्यक्ति को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हमेशा उसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीशों का जो कार्यकाल के तो 65 वर्ष तक की आयु तक बैठ सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। यदि न्यायाधीशों पर कोई भी आरोप लगता है और न्यायाधीश को हटने की बात होती है तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा स्थापित संस्था की जाती है। एक संसद के द्वारा एक संस्था की स्थापित की संस्था का निर्माण किया जाता है और वो संस्था क्या करती है, इस बात की जांच करती है कि भाई सच में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है इसने कोई गलती करी है क्या। अगर जांच की रिपोर्ट में ये आ जाता है कि भाई न्यायाधीश जो है वो दोषी है तो न्यायाधीश लिखित रूप में राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। अगर नहीं होता तो ऐसे में संसद क्या करती है, भाई राष्ट्रपति से सिफारिश करती है और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाती है और न्यायाधीश जो है उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर हम बात करें जुडिशरी की यूनिट से तो इसमें से 5 क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का कई क्षेत्राधिकार है, इसमें सबसे पहला क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार जिसे हम मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार में उन विवादों को शामिल किया जाता है जो कहीं और ना जाकर सीधा कहाँ जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। अब बोलोगे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। आप सभी को ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर अधिक विवाद हो तो वो सीधा कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। 2 राज्यों के बीच में विवाद हो तो भी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में।
अगर केंद्र राज्य दोनों के बीच में विवाद है तो भी कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय इस पे क्या करेगी, फैसला लेगी। इसके अलावा दो राज्यों के बीच में अगर विवाद है, अगर तो वित्त संबंधित, तो वित्त जो आयोग होगा है ना, उस विवाद पे जो भी फैसला होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का ही अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी राज्य के बीच में जल विवाद है, जैसे आप देखोगे दो जल विवाद, एक यमुना नदी का जल विवाद है जो कि दिल्ली और हरियाणा के बीच में है, और दूसरा सतलुज नदी के जल विवाद को लेकर है जो कि पंजाब और किसके बीच में है, आप सभी को ध्यान रखना है, हरियाणा के बीच में। इसके अलावा नर्मदा नदी का जल विवाद है, कावेरी जल विवाद है, ये सारे के सारे जल विवाद जो है वो कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का अगर हमारा आनंद होता है तो ऐसे मामलों की हम सुनवाई करने के लिए सीधा कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है जिसकी सुनवाई के लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार। न्यायिक क्षेत्राधिकार कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, न्यायिक क्षेत्राधिकार वे क्षेत्राधिकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो नाम में ही है सर्वोच्च, यानी देश की क्या है, सबसे बड़ी न्यायालय है, सबसे बड़ी अदालत है। इसके फैसले केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, शासन के सभी अंगों के लिए माननीय होते हैं, यानी सभी को मानना पड़ता है। और इसके अलावा निचली अदालतों में मामले के निर्णय के विरुद्ध में यहाँ पर याचिका दायर की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि निचली अदालतों के मामलों, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय। जैसे आप अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से खुश नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो निचली अदालतों के अगर फैसलों से आप, निर्णयों से आप खुश नहीं हो तो आप उच्च की जो अदालत है उनमें जा सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, वह क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय वह अन्य न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उन सभी को रिव्यू कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय खुद की जो भी डिसीजंस है उनको भी रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी छोटी अदालत है उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए उनको भी रिव्यू कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 137 के अनुसार पहले दिए गए निर्णय और आदेशों को रद्द कर सकती है, यानी अपने खुद ही के जो फैसले पहले उन्होंने दिए हैं तो उनको वो क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है और नई कानूनी व्याख्या प्रस्तुत कर सकती है। तो ये भाई दूसरा क्षेत्राधिकार भी समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरा क्षेत्राधिकार। ये कौन सा क्षेत्राधिकार है, तो ये अपीली क्षेत्राधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार के अंदर ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय में उन मामलों को भेजा जाता है, उच्चतम न्यायालय में उन मामलों को भेजा जाता है, ध्यान रखना है, जहां पर निचली अदालतों से अपील पहुंचती है। तो निचली अदालतों से आप ध्यान सकते हो तीन तरीके की आप अपील यहाँ पर कर सकते हो। आप कौन कौन सी अपील कर सकते हो इसमें देखेंगे। सबसे पहले संवैधानिक मामलों की अपील, यानी अगर उस न्यायालय ने यह प्रमाण दे दिया कि भाई कोई भी मामला जो पहले उच्च न्यायालय में चल रहा था और उच्च न्यायालय ने प्रमाण दे दिया कि भाई ये मामला जो है संविधान की व्याख्या से जुड़ा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हो, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध में आप क्या कर सकते हो, याचिका कर सकते हो। यदि उच्चतम न्यायालय प्रमाण देने से इनकार कर दे तो उच्चतम न्यायालय खुद भी विशेष रूप से अपील की अनुमति दे सकती है। यानी अगर आपने क्या किया वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी डाली कि भाई हमारे मामलों के अच्छे से सुनवाई नहीं हुई है, आप हमारी सुनवाई कर दो, तो वो सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 145 के अनुसार ध्यान रखना है कि कोई भी न्यायालय संविधान की व्याख्या, कोई भी मामला अगर है संविधान की व्याख्या से जुड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। और सुनवाई के वक्त के समय कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। संविधान से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। अभी हमने बात करी थी टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 1 मुख्य और 30 जो है नॉर्मल होते हैं, इनको मिलाकर 31 होते हैं। यदि संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई निर्णय उसकी पुनर्व्याख्या की जाती जा रही है या की जाती है तो उसके निर्णय लेने से पहले ज्यादातर न्यायाधीश होने चाहिए, यानी उस समय जो है 5 से ज्यादा न्यायाधीश होंगे, पिछले फैसलों से ज्यादा होंगे। जैसे पिछली बार फैसला आया था कोई 5 पे, तो अगली बार जब फैसला होगा 5 से अधिक न्यायाधीश होंगे, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, वट एवर यू कैन से, ठीक है। बस पहले से ज्यादा होंगे, ध्यान रखेंगे। और इसका जो फॉर्मेशन है वैसा ऑड में ही रहता है ताकि इक्वल ना हो जाए। दूसरा, दीवानी मामलों के विरुद्ध में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं दीवाने मामलों की सुनवाई करती थी जिन्हें उच्चतम न्यायालय क्या करती थी, प्रमाणिकता दे देती थी, और विवादित संपत्ति का मूल्य कम से कम 50,000 रुपए, और बाद में आगे चलकर उसकी राशि को 50,000 बढ़ा दिया गया और 1970 में इसकी राशि को 1 लाख कर दिया गया। यानी
अगर पैसा ज्यादा कीमती है, मामला ज्यादा कीमती से जुड़ा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। वहां पर गिने चुने मामले ही अब जो है वो पहुंच सके, इसीलिए ऐसा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले के लिए पेंडिंग चीज है। परंतु 1972 में फिर एक संशोधन किया गया और संपत्ति की शर्त को हटा दिया गया। साथ ही यह निश्चित कर दिया गया कि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि भाई मामला सुनवाई के योग्य है तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तीसरी बात करें तो फौजदारी के मामले जो होते हैं उन मामलों को भी याद रखना है। तो उच्चतम न्यायालय इस बात की प्रमाणिकता जरूर दे कि भाई व्यक्ति का जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है फौजदारी के मुकदमे में, तो भाई ऐसे में वो क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्टली जा सकता है। कोई केस निचली अदालत में चल रहा है और उच्चतम न्यायालय ने उसे अपने पास बुला लिया है, यानी उच्च न्यायालय बड़ी न्यायालय ने साथ ही उस मामले में मृत्यु दंड दिया गया हो, तो भाई ऐसे में भी आप क्या कर सकते हो, फौजदारी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय जब ये प्रमाण दे दे कि भाई उसको मृत्यु दंड मिल चुका है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हो। तो ये तीसरा क्षेत्राधिकार हो गया। अब हम बात करेंगे चौथा क्षेत्राधिकार की। तो ये सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार है। यदि राष्ट्रपति, जैसे आपको पता है कि कोई भी कानून भारत के अंदर बनता है तो राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बगैर नहीं बनता। तो राष्ट्रपति अगर कोई कानून बना रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, तो ऐसे समय में उसे कोई सलाह की जरूरत पड़ती है, तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन उस समय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मन करेगा तो सलाह दे सकती है, अन्यथा नहीं देगी। और इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं कि हर बार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पूछेगा ही पूछेगा, या उसके परामर्श के अनुसार ही कानून कार्यवाही करे। अगली बात है विशेष अपीली क्षेत्राधिकार। ये ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 136 के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय को ये विशेष अधिकार प्रदान है कि वह किसी भी न्यायालय के निर्णय या फिर उसके आदेश के विरुद्ध में आज्ञा दे सकती है, यानी अपने नीचे कोई भी न्यायालय हो। इस अनुच्छेद के महत्व को संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य, ध्यान रखना है, न्यायाधीश कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने में कभी कोई कमी रह गई हो तो ऐसे में अदालत से द्वारा कोई गलती ना हो, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, अपने पुराने फैसलों में एक तो रिव्यू कर सकती है, और किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे तो कोई उस पर रोक रुकावट नहीं डाल सकता। अगली बात है रीट संबंधित क्षेत्राधिकार। तो इसमें कई बातें हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह एक शक्तिशाली, आप सभी को पता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में कुछ रीट जारी करती है। तो यह एक शक्तिशाली और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रीट है। इस रीट का इस्तेमाल अवैध निवारक नजरबंदी, यानी गलत तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो उसके खिलाफ में सर्वोच्च न्यायालय इसको जाहिर करती है। इस रीट के जरिए कैदी को किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 घंटे के सामने, या फिर जो न्यायाधीश योग्य हो उसके सामने प्रस्तुत पेश करना चाहिए। अगर वो पेश नहीं करता तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करती है। परंतु ऐसे में जो है हम देखते हैं कई बारी कि कई मामलों से संबंधित कोई मुद्दे हो सकते हैं, उसके लिए पुलिस वाले किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबको ध्यान रखना है कि भाई ऐसी सिचुएशन में एक निश्चित समय तक हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बाद हमें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे आया था उत्प्रेक्षण रीट। तो इसके अंदर आता है कि यह सुनिश्चित करता है कि भाई अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी त्रुटि हो गई, कोई भी कमी रह गई है, तो उसका उपयोग वो क्या कर सकती है, अच्छे तरीके से अपने इस रीट का उपयोग कर सकती है, और किसी निर्णय या कोई भी आदेश जो पहले आया था उस आदेश के बाद में भी कोई नया आदेश जारी कर सकती है। ये आप सभी को ध्यान रखना। तीसरी बात करें परमादेश। तो परमादेश के अंदर सिंपल सी बात है, इसके अंदर परमादेश में क्या है कि व्यक्ति के पक्ष में रीट जारी किया जाता है जो अपने कानूनी आधिकारिक रूप के विरुद्ध काम करता है। जैसे कोई भी प्रशासन का अधिकारी है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, भाई ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम करने से रोक देती है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये पॉइंट नहीं आता तो आप ये काम नहीं कर सकते। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में इसमें रीट ये जारी होता है, आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई जो रीट है ये कैसा रीट है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है निवारक रूप से जो भी आपको गिरफ्तार किया गया है उसके लिए प्रतिषेध का मतलब यह है कि कोई भी निचली अदालत जब अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर आके काम करती है, ऐसे फैसले देती है, जैसे आपने देखा जो फौजदारी और दीवानी मामले हैं वो कौन सुनवाई करता है, तो वो सुनवाई करता है अधीनस्थ न्यायालय। परंतु अधीनस्थ न्यायालय जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आके काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे समय में उस पर रोक लग जाती है। अधिकार प्रेक्षा का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी
आपको व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है इसके लिए आप पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी कोई पद पे बैठ गया है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, जैसे घूस रिश्वत देकर या करप्शन की वजह से कोई व्यक्ति अधिकारी बन गया है और उसका उस पर कोई हक नहीं है, ना तो ढंग से उसको काम आता, तो ऐसे समय में न्यायाधीश उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। और लास्ट आप सभी को याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो एक अभिलेख की अदालत है। अभिलेख की अदालत का मतलब सिंपल सा ही है कि उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसीलिए उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकती है और जो भी निर्णय का रिकॉर्ड है उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में कोई विवाद हो तो उसका सहारा लिया जा सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो चुका है आप सभी का सक्सेसफुली खत्म। अब हम बात करेंगे आप सभी के लिए एक अनदर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर आपसे पेपर में लिखा आएगा जुडिशियल रिव्यू, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो भारत का न्यायिक समीक्षा कब शुरू हुआ, अभी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें तो 1970 में हुआ। भारत के न्यायिक प्रावधान कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। न्यायिक समीक्षा की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में हुई थी। साथ ही 19वीं शताब्दी में अमेरिका में यह सिद्धांत विकसित हो गया था कि संविधान की धाराओं के विरुद्ध में अगर सरकार कोई काम करने की कोशिश करती है तो सरकार क्या करे, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, वो देखेगी कि वो संविधान के धाराओं के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा जो है साथ ही कानूनों की रक्षा और कानूनों का संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए भी हम देखते हैं न्यायिक संगतता जरूरी है। इसकी जांच के लिए भारत और अमेरिका के संविधान में स्पष्टता के लिए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, यानी भारत ने भी अमेरिका की तरह न्यायिक समीक्षा को लिया है। तो न्यायिक समीक्षा क्या है, आप सबसे पहले समझ लें। तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति को ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति के नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखनी है। इसी को न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण का जो अर्थ है वो है कि भाई फिर से देखना, यानी संसद व विधानमंडल द्वारा अगर कोई भी कानून पास कर दिया गया है, ठीक है, और कार्यपालिका उसे लागू करने की सोच रही है, तो ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की जांच करती है कि वो कानून जो है वो संविधान की धाराओं के अनुकूल है कि नहीं, वो संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं। अगर वो संविधान के हिसाब से ठीक होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, ऐसे समय में उन कानूनों को लागू रहने देती है। इसके अलावा संविधान की धाराओं के विरुद्ध में अगर कोई भी कानून होता है तो उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य सरकार किसी भी कार्य को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षण कहलाती है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया, राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया और वो कानून जो है अवैध करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और ये सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है यही क्या कहलाती है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहते हैं। प्रोफेसर E.S. जो कार्विन है उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय संविधान के प्रावधानों के विपरीत बनाए गए सभी कानून को लागू करने से रोकती है। यानी ऐसी चीजें जो संविधान की धाराओं के खिलाफ है तो ऐसे कानूनों को रोकती है। कौन रोकती है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी न्यायालय है और इसीलिए किसी भी मामले में जो इसका निर्णय होता है वो अंतिम माना। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या शक्ति का उपयोग कर सकती है, क्या क्या किया है। तो यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई भी संवैधानिक विवाद हो जाए तो उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय करेगी और कर सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो कार्यपालिका को कोई ऐसा आदेश दे दे कि वह संविधान के धाराओं के अनुकूल ना हो, तो उच्चतम न्यायालय क्या करती है, ऐसे कानूनों पर रोक लगा देती है। आसान शब्दों में संसद या फिर जो भी राज्य की विधानसभाएं, विधानमंडल है, अगर कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से आके बाहर काम करती है, संविधान की धाराओं के खिलाफ काम करती है, तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। उस कानून पे बैन, उस पर नहीं, उस कानून पे। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का भी रक्षक करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उसने कई प्रकार की शक्ति प्राप्त की गई है उसको, जैसे वह विभिन्न प्रकार की रीट जारी कर सकती है। अलग अलग प्रकार की रीट, संविधान में किसी भी प्रकार की अनुच्छेद में कोई भी शंका है कि भाई ये हमारे संविधान की धाराओं के हिसाब से ठीक नहीं है, मतभेद है, तो उच्चतम न्यायालय ही क्या करती है कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि संविधान के अर्थों को स्पष्ट करे और संविधान का अर्थ बिल्कुल सही बताए। जैसे 11 मई 1995 में एक ऐतिहासिक निर्णय आया, उच्चतम न्यायालय में ये निर्णय आया और अनुच्छेद 44 के ऊपर नए सिरे से विचार होना चाहिए, ये बात हुई और देश के सभी नागरिकों के लिए
एक समान नागरिक संहिता का अधिकार होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सभी के लिए एक जैसी जो है अधिकार और एक जैसी बातें होनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो भाई कानून जो है विवेक पे उसकी चुनौतियां नहीं दे सकती। ध्यान रखना है, कानून के विवेक और उसको क्या नहीं कर सकते, चुनौतियां नहीं दे सकते। यूएसए के उच्चतम न्यायालय किसी भी, ध्यान रखना आपको, यूएसए के उच्चतम न्यायालय किसी भी कानून को दो आधार पर जांच करती है। क्या करती है? दो आधार पर जांच करती है। पहला, जब विधानमंडल या कार्यपालिका द्वारा कोई कानून लागू किया जा रहा हो, बनाया जा रहा हो और वो संविधान के धाराओं के खिलाफ हो। दूसरा, कोई कानून जो ऐसा है वो ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया है जो समाज में आक्रोश या फिर असंतुलन पैदा कर रहा है, अस्पष्ट है, तो ऐसे में वो उस कानून को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में संसद के दोनों सदनों, और दोनों सदन क्या है, स्वतंत्र है। दोनों सदन किसी भी प्रकार के विषय पर कानून बना सकते हैं और कानून के अंतर्गत क्या बात रखी जाएगी, क्या नहीं रखी जाएगी, यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं तय करेगी। इस कार्य के लिए संसद बौद्धिक रूप से स्वतंत्र है। न्यायालय सिर्फ संविधान की धाराओं को चेक करेगी कि जो कानून बनाया जा रहा है वो संविधान के धाराओं के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या की गई? 9वीं अनुसूची। अगर हम ध्यान रखते हैं, अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई नहीं, आप इस मामले को संशोधन नहीं कर सकते, संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है, तो एक पहले संशोधन में ही क्या किया, 9वीं अनुसूची बना दी। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी भी मामलों पर संशोधन करने से रोकती थी तो उस विषय को संसद क्या करती थी, उस पर्टिकुलर विषय को 9वीं अनुसूची में डाल देती थी। और 9वीं सूची में जो भी कानून आए गए हैं, इसमें डायरेक्टली बात कही गई है, इसमें जो है न्यायपालिका का जो है वो हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायपालिका इसके द्वारा या इसके अंदर बनाए गए कानून को चुनौती नहीं दे सकती। इस प्रकार बहुत से भूमि सुधार कानून आए, बहुत सारे ऐसे कानून आए जिसने न्यायपालिका और संसद के बीच में विवाद ना रहे, इस बात को लेकर भी आए। इसके अलावा लगभग 300 कानून उस सूची में आ गए हैं जिस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या नहीं कर सकती, अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 2007 में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मामला अनुच्छेद 14, इसके अलावा 17, 19, 20, 21 से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय 9वीं अनुसूची के मामले में भी क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। अगर कोई भी मामला 9वीं अनुसूची में और ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय, अगर जल नदी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद है तो उस विवाद को भी ध्यान रखना है आप सभी को, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, उस मामले की सुनवाई करेगी। इसके अलावा संविधान की व्याख्या, कानून की व्याख्या जो है वो कौन करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। आप सभी को ध्यान रखना है। और उच्चतम न्यायालय या कोई भी अन्य न्यायालय इस पर फैसला नहीं करेगी। इसके अलावा जैसे कावेरी नदी का जल विवाद है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आप सभी ने ईवीएस वगैरह में भी पढ़ा है। अगला है विभिन्न विषयों पर विस्तृत विवेचन। तो संयुक्त राज्य की जो अमेरिका है उसमें संविधान काफी संक्षिप्त है। आप सभी को पता होना चाहिए यूएसए का जो संविधान है वो 7 पेजेस में खत्म है और हर एक देश का अपना अलग संविधान है। संविधान की संक्षिप्तता का कारण ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी भूमिका काफी बढ़ जाती है, क्योंकि संविधान कम पेजों में लिखा है तो संविधान पूरी तरीके से याद होना चाहिए, थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और वो अगर थोड़ी सी भी कमी हो गई तो उससे क्या होगा, उसका असर जनता के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक कानून ठीक ढंग से व्याख्या करना पड़ता है, इसीलिए इतना संक्षिप्त यानी कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। अगला है असंवैधानिक बन सकता है, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को घोषित कर दिया कि ये जो कानून है, ये पर्टिकुलर जो चीज है ये असंवैधानिक है, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा संविधान निर्माता जो थे वो छोटी से छोटी बातों को संविधान के अंदर उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है, इसीलिए जो है संवैधानिक मामलों में प्रत्येक मामले जो है न्यायाधीश के हस्तक्षेप होना स्वाभाविक सी बात सी हो चुकी है। अगला है संविधान संशोधन की सुगमता। तो भारत के अंदर संविधान संशोधन करना थोड़ा सुगम कार्य है, क्योंकि 3 तरीके से भारत में संविधान में संशोधन होता है, एक बहुमत, एक विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के अलावा राज्य की आदि विधेयकों का भी अनुमोदन। तो ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु अगर हम बात करें ऐसी स्थिति नहीं होगी तो भारत के संविधान में संशोधन बेमतलब में नहीं किया जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है। तो ये कुछ इट्स ऑल अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, ये सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के बारे में था। अब हम बात करेंगे जुडिशियल जो रिव्यू है
उसकी क्या आलोचना है, क्या कमियां है। तो आपके पेपर में बहुत बार सरकम ऐसे भी परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपसे डिमेरिट्स यानी कमियां पूछी जाएंगी। तो न्यायाधीशों का कर्तव्य है, अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। ये एक अलग ही क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपके बन सकता है। तो न्यायाधीश का ये कर्तव्य है कि संविधान की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाले। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है हम कपड़े धोती कुर्ता नहीं पहनते, आज जो हम सूती साड़ी नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हमारे रहन सहन में बदलाव आ रहा है। रहन सहन में बदलाव आ रहा है तो संविधान की जो है परिस्थितियों में भी बदलाव आना चाहिए। ये न्यायिक समीक्षा की आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आज भी अपनी ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा पे है। भारत को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और इस 75 वर्षों में भारत का आज भी जो रूप है वो कैसा है? वो रूप वैसा ही है भारत का कि वो रूढ़िवादी है, वो संविधान की धाराओं के अनुकूल भी कानून चाहिए जैसा पहला था। अरे भैया, परिस्थितियां बदल गई तो चीजें बदलनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की प्रकृति पर जबरदस्त असर डालती है और इस शक्ति को वैश्विक प्रयोग के रूप में कुछ लाभ या हानि हो सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को काफी पावर मिल जाती है और इस पावर के बाद में इसकी क्या कमियां होंगी या फिर क्या इसकी अच्छाई होंगी, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि लोकतंत्र में विधानमंडल का काम कानून बनाना होता है और न्यायपालिका का काम होता है कि भाई न्याय देना। परंतु हम देखते हैं विधानमंडल की शक्तियों पर अंकुश जो है कौन लगाने लगी है? सर्वोच्च न्यायालय। आलोचकों का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो इसीलिए जनता चुनती है ताकि उनके लिए वो काम कर सके, उनके लिए जनता के लिए वो काम कर सके और जनता के हिसाब से ही वो काम करे, ये ध्यान रखना है। परंतु आजकल हमने देखा है कि बहुत बार जो है विधानमंडल के ऊपर क्या होता है? अंकुश लगा देते हैं। कौन अंकुश लगाता है, कौन प्रतिबंध लगाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करती है। ऐसा जनता के ऊपर या फिर हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्यों ऐसा करती है, आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका कहना है कि संविधान की धाराओं के खिलाफ है, इसीलिए इस पे रोक लगा दी जाती है और उस कानून को, पर्टिकुलर कानून को अवैध घोषित कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है न्यायाधीशों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण। न्यायाधीश कैसे रूढ़िवादी सोच के, पुरानी सोच के, वो बदलाव बिल्कुल चाहते ही नहीं। तो पिछले पॉइंट से ही थोड़ा बहुत लिंक है, आप सभी इसको समझेंगे। न्यायाधीशों पर अगर हम देखें ये आरोप लगाया जाता है कि वह अनुदार प्रवृत्ति के होते हैं। अनुदार का मतलब है कि वो जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं देखते कि जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन आना चाहिए समाज में, बस वो देखते हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। इसीलिए हम अपने जो वर्ग हित है उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। गोलकनाथ ब्रदर्स केस में या फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण में, पीवी पर्स की समाप्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसमें हमें ऐसा दिखता है, यानी जो है सरकार जो है वो क्या कर सकती है? अपनी बोली हुई बातों को, अपनी दलीलों को चेंज कर सकती है। उस समय के अकॉर्डिंग कानून जो है वो सही या गलत माना जाएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। न्यायाधीशों के निर्णय पर, है ना, न्यायालय के निर्णयों पर न्यायाधीशों की राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव। कई बार हम देखते हैं कि आलोचकों का कहना है कि न्यायाधीश जो है वो संविधान की व्याख्या नहीं करते, बल्कि वह निर्णय, जो भी निर्णय आते हैं संविधान के, न्यायालय के, या जो भी निर्णय आते हैं विधायिका के या कार्यपालिका के, तो अगर वो निर्णय उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल हमारी विचारधारा से मैच खाता है, तो वो बिल्कुल कह देते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर ऐसा नहीं होता तो उन पे भी क्या करते हैं? रोक लगा देते हैं। न्यायालय के निर्णय न्यायाधीशों के विचारों और उनके व्यक्तिगत विश्वासों पर पड़ता है। जैसे कोई न्यायाधीश बीजेपी का सपोर्टर है तो बीजेपी को गलत बताता ही नहीं, कोई सपोर्टर कांग्रेस का सपोर्टर है, ठीक है, तो वो कांग्रेस की आलोचना करता ही नहीं। तो ये अलग अलग पार्टियों का है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। जिस विचारधारा के न्यायाधीश होते हैं हमेशा उस राज्य में वैसी नीतियां चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी बात, न्यायिक समीक्षा में बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच में संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो जाता है। आलोचकों का कहना है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? न्याय देना। और हम देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े और इन जैसे केसों को पहले लिया जाता है, इसी की कंप्लेन है, इसी चीज को लेकर जो है जनता कंप्लेन करती है और इसी चीज को लेकर ध्यान रखना है कि जनहित की जो मुकदमेबाजी है उसको भी बढ़ावा मिलता है। इससे समाज में अस्थिरता पैदा होती है और सर्वोच्च न्यायालय का जो हस्तक्षेप है वो फिर ऐसे समय में हो जाता है। कानूनों को लागू करने में रुकावट पैदा होती है और इससे न्यायपालिका और, ध्यान रखना है, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संघर्ष या तनाव हमेशा से ही बना रहता है, इसके बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम अपने नए क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम न्यायिक सक्रियता के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यायिक सक्रियता क्या है? जब इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म।
जुडिशियल एक्टिविज्म, ये ध्यान रखना। न्याय क्या है? सक्रियता। सक्रियता का मतलब होता है तेजी से काम करना। तो न्यायपालिका, विधायिका और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो है वो संविधान और अन्य कानून पर क्या करते हैं? अपनी पूरी तरीके से संविधान और अन्य पे अपनी विचारधाराओं का कंट्रोल रखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भाई जो राजनेता होते हैं वो अपनी विचारधारा को जनता के ऊपर थोपने में उनको विवश कर देते हैं, उनको कहते हैं कि हमारी बात मानो ही मानो। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी वजह से समाज में न्यायिक जो सक्रियता है उसको बढ़ावा मिला। क्योंकि कई बार जो है हमारे देश में लोकतंत्र तो है, मानव अधिकार तो है, लोगों को अधिकार मिलता भी है, परंतु जब भी वो कोई कार्य को करते हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता को अलग ही भूल जाते हैं। आप सभी को याद रखना। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता को सर्वोच्च न्यायालय का दबंगपन भी कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक सक्रियता को मुख्य रूप से लीड करती है। सक्रियता का अर्थ होता है जब न्यायालय अपनी धीमी गति को छोड़कर खुद एक स्वयंसेवी संगठन की तरह तेजी से कार्य करने लगती है, जल्दी जल्दी फैसले लेने लगती है। और इस जल्दी जल्दी फैसले लेने के जो तरीके हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे जुडिशियल जो एक्टिविज्म है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। न्यायिक सक्रियता को लेकर पिछले कुछ दशकों में जनता के मन में कुछ बहुत ज्यादा बातें चल रही है। इन बातों को भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई न्यायपालिका को इस कार्यविधि से देश की जो है न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक सक्रियता के मामले में हम देखते हैं संलग्न पाते हैं और उसके बहुत सारे केस जो है वो बहुत पेंडिंग पड़े और वो पेंडिंग केस पेंडिंग में ही रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो न्यायिक सक्रियता जो है इसका इतिहास जनहित याचिकाओं से जुड़ा हुआ, जनहित याचिकाओं से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं PIL, ध्यान रखना है। इनकी मुकदमेबाजी से जुड़ा है और ये मुकदमेबाजी कितना पुराना है ये कहना मुश्किल है, परंतु इसकी एक महत्वपूर्ण शुरुआत 1978 में हुई थी। ध्यान रखना है कि जनहित मुकदमेबाजी की शुरुआत 1978 में हुई और एक ठग था जिसका नाम था चार्ल्स शोभराज। ये जो चार्ल्स शोभराज था ये अपने दोस्तों के साथ एक कैद में बंद था बिहार की, और इसने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें इसने ये बात को निश्चित किया कि भाई ये शिकायत करी कि भाई जो जेल के जो भी आला अधिकारी हैं वो क्या करते हैं? वो हम पे बहुत सताते हैं, हमें भयंकर यातनाएं देती हैं। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को देखा कि भाई जेल के अंदर फंसे हुए जो कैदी हैं वो किस तरीके से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और ध्यान रखना है आप सभी को, ऐसे में ऐसी स्थिति में जितने भी कैदी थे उन सभी की जांच हुई, जांच के आदेश दिए गए और जांचने के बाद में पाया गया कि भाई सरकार जो है वो दोषी है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार क्या है? दोषी है, ये आप सभी को याद रखना है। और दोषी होने की वजह से सरकार क्या है? दोषी है क्योंकि कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो। सरकार का दायित्व है कि वो अपने कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो ऐसे में क्या किया गया? ऐसे ही शुरुआत होती है किसकी? PIL की, जनहित याचिकाओं की। और ये देखें कि इस मामले की जांच के लिए जोर दिया गया। उन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रमुख न्यायाधीश थे, एक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और दूसरा है जस्टिस PN भगवती। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और आप सभी को ध्यान रखना है कि सिद्धांतों से दो प्रकार के उस समय न्यायाधीश थे, एक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती। इन दोनों ने क्या किया? PIL की शुरुआत करी, जनहित याचिकाओं के थ्रू जो है न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। और ऐसे लोग जो कि जिनके पास पैसा नहीं था और वो न्याय नहीं प्राप्त कर पाते थे, तो ऐसे लोग भी अब क्या कर पाएंगे? न्याय प्राप्त कर पाएंगे। ये आप सभी को याद रखना है। न्यायालय का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी संगठन आ सकता है। और इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। ऐसा नहीं कि दोषी करेगा। अब इसमें पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई आपका पड़ोसी, आपका जानकार, आपका कोई कलीग, वो भी क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है? अपनी अर्जी डाल सकता है। कोई भी मामले की सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय उसके अंदर करती है। अब ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी आम नागरिक जो है वो जागरूक हो सके और उसको न्याय मिल सके। उच्चतम न्यायालय PIL को बढ़ावा दिया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को ऐसा अनुमान दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को क्या किया है? ऐसा अनुमान दिया है कि भाई कानून और सुरक्षा सिर्फ अमीर और उद्योगपति या फिर ऐसे लोग होते हैं। यानी कानून पे कंट्रोल किसका? अमीर लोगों का होता है। गरीब जो है वो न्याय पा ही नहीं पाते थे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? PIL की शुरुआत की। और इस PIL के थ्रू हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति पीआईएल के थ्रू अपनी याचिका दायर कर सकता है। और कोई व्यक्ति जो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जिन व्यक्ति के ऊपर कोई सजा नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं उनके आसपास कुछ लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो भाई उन उन व्यक्तियों के संदर्भ में भी वो याचिका को दायर कर सकती है। न्यायिक सक्रियता की वजह के कारण ही हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिल पा रहा है, न्याय मिल पा रहा है। क्योंकि गरीब लोग पहले चप्पलें घिस जाती थी, वो न्याय कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहते थे और डायरेक्टली मना कर देते थे कि भैया हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना। पिछले 30 वर्षों में जनहित याचिकाओं ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सिर्फ बंधुआ मजदूरी नहीं, है ना, जो लोग यातनाओं से ग्रस्त हैं, सिर्फ वो लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो धनी लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, कैदी लोग हैं, और जो ठेला पे काम करने वाले, जो कुल मिलाकर जो है कि टैक्स रिवेन्यू नहीं जमा करते, ऐसे लोगों के ऊपर क्या है जो कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पीआईएल की शुरुआत ध्यान रखना है, टेलीविजन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रम जैसे नदियों जलाशयों की शुद्धता को लेकर, दिल्ली में हरित पट्टी, रिज के रखरखाव को लेकर, राशन कार्ड को लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे हुए जिनके मुद्दों को व्यापक तौर पर उठाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी भूमिका रही है सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायिक सक्रियता को लागू करने में। तो कैदियों के साथ में अमानवीय व्यवहार, इसका मतलब यह है कि दिल्ली और कलकत्ता में भाई वहाँ के न्यूज़पेपर में काफ़ी तेज़ी से एक खबर वायरल हुई कि भाई क्या किया गया है कि भागलपुर, बिहार की सेंट्रल जेल का नाम है, जहाँ पर आज भी फांसी की रस्सी बनती है, वहाँ पर 31 विचाराधीन मामले थे। ऐसे मामले जो कि विचाराधीन थे, उन सभी ने क्या किया कि भाई कैदियों की आंख निकाल दी गई वहाँ पर। और उच्चतम न्यायालय ने इस कांड की पूरी की पूरी घटना की जांच के लिए आदेश दिए और कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आदेश दिया कि ये भी कि इन कैदियों की जितने भी चिकित्सा व्यवस्था होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आके रिजॉल्व करवाएगी। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है 1979 में इसका दायरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। दायरा और ये बढ़ गया कि भाई उच्चतम न्यायालय की दिशा में हम देखें तो उच्चतम न्यायालय उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकती है जो उससे छोटी अदालत के अंदर आते हैं। अगला है आर्थिक शोषण के विरुद्ध में संरक्षण। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आर्थिक शोषण के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे हम बंधुआ मजदूरों की बात करेंगे, दिल्ली में एक परियोजना थी जिसका नाम था एशियाटिक परियोजना। इस परियोजना के तहत ठेकेदार के द्वारा हजारों श्रमिकों की नियुक्ति की गई और इन हजारों श्रमिकों की जो नियुक्ति की गई उनके वेतन लेकर वो क्या किए गए, उनको बहुत ज्यादा कम वेतन दिया जाता था। तो हजारों एशियाटिक परियोजना के तहत दिल्ली में बहुत सारे ठेकेदारों ने मजदूरों की नियुक्ति करी और उनको वेतन काफी कम दिया जाता था, जिससे उनका आर्थिक शोषण होता था। ध्यान रखना है। और उच्चतम न्यायालय ने मजदूरों की स्थिति न्यूनतम से अच्छी बनाने के लिए आदेश दिया। इसके अलावा ध्यान रखना है, जो भिवानी है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर एक गांव है, उस गांव के अंदर रह रहे हजारों मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है भाई वहां पर जितने भी मजदूर हैं उन सभी ने कुछ निश्चित मात्रा में कर्ज लिया था और कर्ज लेने के बाद में अब उन कर्ज को वो चुका नहीं पाए। तो जब तक वो चुका नहीं पाए तो वो क्या करेंगे, अपनी सैनिक सेवा या अपना जो भी कार्य है वो उनको प्रदान करेंगे। इसे ही बंधुआ मजदूरी कहते हैं और वो अपने प्रदेश को, अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। ध्यान रखना है। 3 से 5 रुपए मजदूरी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। 3 से 5 रुपए मजदूरी डाल दी जाती है। आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा नागरिक सुविधाओं के बारे में, तो बिहार में चर्मकार जो चमड़ी का काम करते हैं उन सब के भी आर्थिक शोषण में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य भूमिका रही है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है नागरिक सुविधाएं। तो फरवरी 1920 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समकालीन में यह एक निर्देश दिया कि यह गलत है ना, ये क्या है, एक गलत है। नागरिक के साथ में हम भेदभाव नहीं कर सकते, नागरिकों की सुविधा के लिए हमें काम करना होगा क्योंकि नागरिकों की वजह से ही हम सब है। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिया कि भाई अवैध झुग्गियों में जिन जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है तो उन पर रोक लगी जाए पहली। दूसरा, रिहायशी इलाकों में जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सभी इंडस्ट्रीज को रिहायशी इलाकों से खाली कराकर या फिर बमाना या फिर इसके अलावा ऐसे जो इंडस्ट्री एरिया है उन इंडस्ट्री एरियाज में लेकर जाया जाए ताकि प्रदूषण वगैरह जो है उसको भी कम किया जा सके। तो ये नागरिक सुविधा के रूप में हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है नर्सरी स्कूल में, अस्पतालों में फ्री बेड और इसके तहत सड़कें जो है
निर्माण करने की बात कही है। इसके अलावा आप देखेंगे कैपिटेशन फीस का मामला है, तो कैपिटेशन फीस का मामला कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक अपनी आईटी हब के लिए जाना जाता है और पहले बहुत सारे लोग कर्नाटक में क्या करते थे, इंजीनियरिंग करने के लिए जाया करते थे। परंतु हमने ये देखा कि जो कर्नाटक के अंदर है कैपिटेशन फीस जो, सॉरी यहाँ पर मैंने आपसे भी को ये बताना था कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करती है, उसने एक बात देखा कि जो भी व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो है वो कर्नाटका से बाहर से आता है तो उससे एक्स्ट्रा फीस वसूली जाती थी, और उस एक्स्ट्रा फीस वसूलने को ही क्या बोलते थे, आप सभी को ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फीस जो वसूला जाता था उस एक्स्ट्रा फीस वसूलने को कैपिटेशन फीस बोलते थे, और इस कैपिटेशन फीस को ही हम इसके रूप में समझते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले में जिसमें राजस्थान परिवहन निगम, राजस्थान की परिवहन की वजह से, बस की वजह से एक जो है मेजर जो है जिनका नाम है दिलीप सिंह, वो घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में मेजर को परिवहन के नीचे दब जाते हुए देखा, मतलब दबा हुआ देखा, और 80,000 रुपये का उन्हें क्या कह दिया गया, उनको हर्जाना दिया गया। परंतु 80,000 रुपये इज नथिंग, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जान चली गई और मुआवजा देने की बात करी थी, तो कम से कम उसको इस हिसाब से भी दिया जाए कि लोग इंसान अपनी खुशी खुशी जिंदगी दूसरी स्टार्ट कर सके। तो ये कुछ और भी फैसले थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि अभी मैं जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी लगभग 12 बज गए और ये अब मुझको थोड़ी सी प्रॉब्लम नींद सी भी आ रही है। तो ये इतनी वीडियो हमने डिस्कस करी है अभी आज की वीडियो में। आगे हम अब आप लोगों के लिए कल दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स को होगा। और लेकिन यकीनन मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपके जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेगा, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप लोगों को बस इतना ही करना है कि आपके जो भी क्वेश्चन है उनको डेली बेसिस पे रिवाइजेस करना है, क्योंकि 28 को पेपर है, तो जो जो क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है उनको भी रिवाइज करो और बाकी जो आएंगे उनको भी रिवाइज करो। बाकी मिलते हैं आप सभी से हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय